नमस्ते स्टूडेंट्स, और जो लोग भी इसके अलावा स्टूडेंट के अलावा भी सुन रहे हैं उन सबको नमस्ते। तो हम आखिरी पार्ट पे आ गए हैं, अध्याय 8 पर। तो पिछले जो पार्ट में हमने लोकतंत्र के परिणामों में बात की कि लोकतंत्र को किन आधारों पर तौला जा सकता है, उनके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। हमने लोकतंत्र की खामियों पर बात की। हमने यही बात की कि दूसरे जो गैर लोकतांत्रिक शासन हैं उनसे लोकतंत्र कितना बढ़िया है अपने आप में। और खामियों पे तो हमने खास बात की ही थी कि ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कोई भी लोकतंत्र अपने आप में किसी की आलोचना नहीं की जा सकती है। लोकतंत्र की भी अपनी खामियां हैं लगातार, और उसमें जनता की अपने आप में ज़रूरत होती है जनता को अपने आप अवेयर होने की कि लगातार वो अवेयर रहें, चीज़ों को जाने, अपने अधिकारों को जाने, अपने कर्तव्य को जाने। चलिए अब हम आते हैं अपने 8वें पार्ट, लोकतंत्र की चुनौतियाँ यानी चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी पर। यह हमारा अंतिम पार्ट है इस 10वीं क्लास का। चलिए पढ़ते हैं पेज नंबर 101 परिचय पर। पिछले 2 वर्षों में आपने जितना कुछ सीखा है उसको आधार मानकर यह अंतिम अध्याय लोकतांत्रिक राजनीति के बुनियादी सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है, जैसे हमारे देश और अन्य जगहों पर लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। देखिए यहाँ थोड़ा विस्तार से हम बात करेंगे, है ना, कि देखिए अब तो है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही, इसके सामने किस किस तरह की चुनौतियां हैं उसको हम डिटेल में जानेंगे आगे। लोकतांत्रिक राजनीति को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, यानी कि देखिए इस अंतिम पार्ट में आपको बहुत सारी एक्सरसाइज मिलेगी आपके स्तर पर जो आपने 2 साल में पढ़ा। यानी कि आप जो है पहले रिकॉर्डिंग में जाकर और सुन भी सकते हैं 9वीं क्लास का। जो लोग 10वीं क्लास में कम से कम वो तो लगातार टच में हैं ही और देख रहे होंगे, तो या पीछे जो वीडियोस हैं इसमें आप सुन के वापस से यहाँ आ सकते हैं। तो आपके लिए हम बहुत सारे एक्सरसाइज इस पर होंगी जो आपने सीखा है, उसे क्या जाना है उदाहरणों से, और भी आपकी अपनी समझ जो बनी है उसके आधार पर। तो जो भी अभ्यास आएंगे एक्सरसाइज करने के लिए आप सब उसमें खासा आप अपना आज दिमाग अपना लगाएंगे और उसमें अपने स्तर पे जो होगा वो लिखेंगे, बताएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने बर्ताव और नतीजों में किस तरह और अधिक लोकतांत्रिक बन सकती है। तो देखिए ऐसे प्रश्न आएंगे बेसिक जो है आपके लिए, इस तरह के हम सुझाव भी और आपके सुझाव भी जो ज़रूरी होंगे। इस अध्याय में इन सवालों के जवाब नहीं हैं। देखिए यहाँ गौर करने वाली बात, या उन तरीकों के बारे में सिर्फ कुछ संकेत और इशारे भर करता है जिन्हें हम इन चुनौती और सुधारों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यानी ज़्यादा काम हमारा सोचने का है और अपने स्तर पर सोच के उसको लिखने का है। एक हिंट की तरह ये देने वाले हैं इस पाठ में। बस यह अध्याय आपको खुद अपने तरीके तलाशने और चुनौतियों पर जीत पाने का अपना रास्ता ढूंढने तथा लोकतंत्र को अपने ढंग से परिभाषित करने का निमंत्रण भी देता है। तो देखिए काफ़ी अच्छा मौका इसमें आपको मिलेगा एक्सरसाइज अपने आंसर बनाने का जो कहते हैं। और ये बहुत वो हमारे समझिए NCERT का भी उस किताब को बनाने का भी आपका पर्पस भी यही है कि आप अपनी समझ बनाएं, इस पाठ तक सीमित ना रहें, इससे और आगे बढ़ें। ये तो आधार मात्र है, एक साधन है मात्र किताब। ये ध्यान रखिए, एक छोटा सा तरीका है जैसा आपकी और आगे आपको जाने के लिए ये आपको उकसाए और आगे अच्छा और आप अपनी समझ बनाएं और इसके आधार पर अपनी बिल्डअप करें अपना नॉलेज। चलिए अब पेज नंबर 102 पर आते हैं हम। चिंतन चुनौतियों का शीर्षक है आगे। क्या आपको कक्षा 9 की अपनी राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अध्याय याद है? उसमें हमने देखा कि दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ है। उसके बाद की पढ़ाई ने हमारी इस शुरुआती राय को पुष्ट ही किया है कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है। तो देखिए बेल्जियम का हो गया, और ऐसे कई उदाहरण हमने अपने संस्थाओं के कामकाज में भी देखा था, है ना, किस तरह से डेमोक्रेसी काम करती है, और तुलनाएं करके कई देखी थी, आपको याद है 9वीं क्लास में। तो और जो लोग नहीं एक बार जाके देख सकते हैं दोबारा। देखिए इससे कोई गंभीर चुनौती नहीं है, ना कोई दूसरी शासन प्रणाली इसकी प्रतिद्वंदी है। तो देखिए कोई इससे कंपटीशन में नहीं, और अब तक का सबसे बेहतर जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र को माना गया। देखिए हमने कई तुलनाएं भी करके देखी। एक प्रश्न आपको याद है, इससे पहले वाले अध्याय में ये भी पढ़ा था कि जो क्या बोलते हैं, जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं जो अभी भी है, जैसे उत्तर कोरिया हैं, ऐसे ही देश कई हैं
देखिए उनसे भी, अगर उनकी जनता से पता पूछा जाए तो देखिए अपने आप में उनके लिए भी बेहतर शासन व्यवस्था लोकतंत्र रहेगी, क्योंकि इसमें जनता की राय को बहुत तवज्जो दी जाती है, प्रेफरेंस दिया जाता है अपने आप में। तो देखिए, और प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं और हटा भी सकते हैं समय आने पे। तो ये आज़ादी एक होती है, लोकतंत्र की अपनी एक खूबी भी है। ये आगे बढ़े। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति के विभिन्न पहलुओं की जब हमने विस्तार से चर्चा की तो हमें कुछ अन्य चीज़ें भी दिखाई दी। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं दुनिया में, अभी कहीं भी उन सब का लाभ नहीं उठाया गया है। देखिए संभावनाएं भी और हैं, और लोकतंत्र के अभी तक पूरी तरह से और क्या बेहतर किया जा सकता है, लाभ नहीं उठाया गया है। लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि उसके लिए कोई चुनौती ही नहीं है। यानी बेहतर है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि में कमी नहीं है, खामियां तो हैं ही। हमारे देश में देखिए लोग कितना बोल जाएंगे, नेताओं की बात आती है तो किस तरह से उनके परसेप्शन मिल जाते हैं, है ना। वो खुश नहीं है ज़्यादातर लोग। चलिए आगे। लोकतंत्र की अपनी इस किताबी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर हमने देखा कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां किसी आम समस्या जैसी नहीं है। हम आम तौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। तो देखिए, कोई आपसे अगर पूछे चैलेंजेस का मतलब अपने आप में क्या होता है, ये है ना, इसके भी एक अर्थ आपको मालूम रहे, जो इम्पोर्टेंट भी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमारी पकड़ से बहुत ऊपर है, हमारी इतनी बड़ी चीज़ हो गई अपने आप में। तो यानी उसका हल भी निकाला जा सकता है, आंसर भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं, उस पर काबू कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो। अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो उसे हम चुनौती कहते हैं। ठीक है, यानी कि मुश्किल भी है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी भी है कि उससे हम आगे निकल सकें। चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ये अब व्यक्ति टू व्यक्ति डिफरेंस हो सकता है। किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, इसलिए चैलेंजेस भी देखिए आप मान के किसी समस्या को कैसे लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि देखिए कोई जैसे बोलते हैं ना, किसी चीज़ पे हार नहीं माननी चाहिए, यानी कि हर एक चीज़ में आपके पास ऑप्शन रहते हैं और आप उस पर जीत पा भी सकते हैं। जो जितने महान लोग हैं उनके पास क्या चैलेंजेस नहीं आए, बिल्कुल आए थे, लेके आए हैं भी, आते हैं भी, आगे और भी महान लोग होंगे, लेकिन वो लोग हारते नहीं हैं ना, हर समस्या के लिए आंसर निकालते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। एक बार जब हम चुनौती से पार पा लेते हैं तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियाँ होती हैं। देखिए उसके है ना, फंक्शन कैसे होता है लोकतंत्र में, जिससे अमेरिका के अलग चैलेंजेस होंगे कुछ। भारत में यहाँ जब जाति प्रिवेल है तो जाति यहाँ पे ज़्यादा आगे आती है, चैलेंजेस हो सकता है। अमेरिका के अंदर देखिए ये वाली बात नहीं मिलेगी आपको, तो कंट्री टू कंट्री ये आपके डिफरेंस भी मिलेंगे चैलेंजेस के। आगे बढ़ें। दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। देखिए है ना, चौथाई, 1/4 में भी नहीं, 1/4। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए ज़रूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। तो देखिए आप जिन देशों में है ही नहीं व्यवस्था लोकतंत्र की, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, देखिए नेता चुने जाते हैं, इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन मान लीजिए वैसे कंट्री से, उत्तर कोरिया से देशों का है जहाँ पे तो है ही नहीं, अभी तो व्यवस्था ही नहीं है। तो अंदर के चैलेंजेस तो बाद में आएंगे, फंक्शनिंग करना ही स्टार्ट नहीं हुआ है, इस्टेब्लिश तो हो, स्थापना होगी लोकतंत्र की, तभी तो आगे का प्रोसेस पूरा होगा, तब लोग जागरूक होंगे इसका प्रोसेस। लेकिन देखिए जब व्यवस्था ही ऐसी नहीं है, लोकतंत्र की जो प्रक्रिया ऊपर से बोलते हैं कम उतनी भी नहीं है, तो चैलेंजेस तो और ज़्यादा उनके लिए होंगे। तो मैं मुझे भी लग रहा है एक तरह का हम चैलेंजेस की तरह बोल सकते हैं, जो लेवल बाई लेवल है। देखिए जैसे अमेरिका जैसे कंट्री में उनके यहाँ चैलेंजेस कम होंगे, देखिए जितना अवेयर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ कम होगी, हमारे यहाँ पे और थोड़ी ज़्यादा होंगी। और जिन देशों में बिल्कुल नहीं है, जैसे उत्तर कोरिया से देशों में है ना, जहाँ लोकतंत्र है ही नहीं इस्टेब्लिश, वहाँ शासन व्यवस्था अलग है, सैनिक शासन है मान लीजिए जहाँ पे, है ना, और रही है, ऐसे पाकिस्तान में भी कई देशों में। तो वहाँ पे पूछिए, वहाँ पे तो हालत, और जैसे लीबिया में बड़े लंबे समय तक रही, जहाँ लोकतंत्र था ही नहीं, है ही नहीं, वहाँ पे तो और बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं कहता हूँ चैलेंजेस के लेवल्स अपने आप में कितने बड़े चैलेंजेस होंगे किसी देश के लिए लोकतंत्र इस्टेब्लिश करने को लेकर, लोकतंत्र में है ना, या जहाँ इस्टेब्लिश है वहाँ सुधार को लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। देखिए कितनी तरह की चुनौतियाँ हैं। पहला काम इनको तो खुद जो गैर लोकतांत्रिक शासन है, जैसे कोई भी आदमी जैसे
अभी कोई जैसे उत्तर कोरिया में मान लीजिए किम जोंग उन है शायद, उनके पहले कौन थे, ये बड़ी शासन व्यवस्था चल रही थी, बस उत्तराधिकार की शासन व्यवस्था, परिवारवाद, है ना। तो इसको पहले हटाना पड़ेगा। देखिए उसका कई बार सेना भी आ जाती है, सेना पर से नियंत्रण हटाना, वैसे म्यांमार में हम सुन रहे हैं आजकल, म्यांमार में है। तो ये लोकतंत्र साबित करने से पहले वहाँ पे सेना, उनको तो हटाए पहले, उनके नियंत्रण को समाप्त करना, फिर एक संप्रभु और कारगर व्यवस्था स्थापित करना, ये एक अलग चैलेंजेस है। तो 3 तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं। तो कोई आपसे पूछ भी ले, या आप भी ध्यान रखें किस तरह के चैलेंजेस हैं उन देशों के लिए जहाँ पे है ही नहीं लोकतंत्र। तो ये 3 हैं, ये बिंदु हो सकते हैं आपके लिए, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। और ये समझे भी इसको जो मैंने कहा, या उदाहरण भी देखे अपने गूगल यूट्यूब पर, ऐसे मिल जाएंगे आपको थोड़ा डिटेल में जानने के लिए। जो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए आपके, म्यांमार का लिया सैनिक शासन है जहाँ अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। देखिए ना, जो पहले से है जिनके यहाँ, देखिए हमारे यहाँ जैसे लोकतंत्र भी है व्यवस्था हमारे यहाँ, हाँ, इसको और अपने और अच्छे स्तर पर इसको ले जाने के लिए ये हमारे चैलेंजेस हैं। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है ना। इनको थोड़ा डिटेल में ले जाए तो, है ना, हर एक वर्ग तक पहुँचे, हर एक का, हमारे ये जाति में ले, है ना, कि जात खास जाति के लोग जो पिछड़े हैं उनके लिए बढ़ाने के लिए से ओबीसी की व्यवस्था की गई, है ना, ये आगे बढ़ाने के लिए उन तक सुविधाएं पहुँचें, वो लोग भी मेन स्ट्रीम में आए, तो ये सुविधाएं की गई, आरक्षण दिए गए, एक अच्छा तरीका है। चलिए आगे, स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना। देखिए हमारे पंचायती राज की व्यवस्था है ना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यावहारिक स्तर पर लागू करना, यानी जो लोग थ्योरी में है, सिर्फ थियोरेटिकल नहीं, कानून कागज में लिख दिया नहीं, लागू हो जाए प्रैक्टिकली, है ना, हमारे सामने दिखे होते हुए। महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी ही चुनौतियां हैं। देखिए हमने एक पाठ में देखा था, जहाँ तक आपको याद हो तो, महिलाओं के लिए जो है ना, इस तरह का एक केंद्र में भी इस तरह की व्यवस्था हुई थी। एक सदन में बिल पास हुआ था, लेकिन दूसरे में बिल नहीं पास हो चुका था। ठीक है, अभी भी है। हाँ, स्थानीय स्तर पर हम कर चुके हैं, 1/3 जो है सीटें आरक्षित करके, लेकिन अब वो केंद्र में इस तरह का नहीं है। तो चैलेंजेस तो अब भी है ना, कि वो महिलाएं अभी जो, देखिए आधा हिस्सा है पूरी जनसंख्या का, वो अभी क्या बोलते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है उनमें वो शामिल नहीं है। इसका यह भी मतलब है कि कम से कम ही चीज़ें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए, यानी अधिकतर चीज़ों को, यानी लगभग सभी चीज़ों को लोकतंत्र के अंदर शामिल किया जाएगा। जब हम लोकतंत्र का नाम लेंगे व्यवस्था का, तो सब इससे कंट्रोल में आएंगी, और ये सब जनता का ही है, जनता के लिए है, तो भाई आएंगे ही इसके अंदर। चलिए आगे, भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में एक अमेरिका जैसे देशों के सामने भी यह चुनौती है। देखिए, है ना, कि ऐसा नहीं कि अमेरिका इससे बाहर है, अमेरिका के अंदर भी इस तरह की चुनौतियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती है ही। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती है ही। तो जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने ये चैलेंजेस भी है, इसको और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है, यानी देखिए जिससे जनता से वो डील करती हैं, जो संस्थाएं हैं, न्यायपालिका हो गई, चाहे सरकार के, पुलिस व्यवस्था के, देखिए भी सब इसके पार्टी हैं, कैसे डील करते हैं, किस तरह से पेश आते हैं, सरकारी कर्मचारी किस तरह से पेश आते हैं, इनमें किस तरह से इनके व्यवहार हैं, है ना, का जनता के लिए करप्शन में लिप्त रहते हैं, इस तरह का ना हो। तो ऐसे कई चैलेंजेस हैं ये, और ये हटें और जनता के लिए वास्तव में काम करें, किस तरह की दुविधा ना हो, ऐसी तो बातें शामिल हैं। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें। देखिए जिस पॉलिटिशियन को लोग चुनते हैं, प्रतिनिधि के तौर पर जनता चुनती है, और वो सिर्फ 5 साल में हाथ जोड़े सिर्फ वोट के लिए आए, तो ये ठीक बात नहीं है। तो देखिए जितना अच्छे से पेश आएंगे, अपने काम को करेंगे, देखिए यही तो है मजबूती। और लोकतंत्र का असली मकसद भी क्या है, जनता तक सारी, और जनता से उनका जो बातचीत है, उनकी जो सुव्यवस्था, उसकी समस्याएं हैं, वो अच्छे से पहुँचे और अच्छे से उसका समाधान भी हो। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने एग्जाम्पल लिया, और ऐसा आप सोच सकते हैं और भी। चलिए आगे। लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। देखिए जिसकी जैसी समस्या के हिसाब से उम्मीद होगी। इसीलिए यह चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्से में अलग अर्थ और अलग स्वरूप ले लेती है। हाँ,
जिस सब कॉन्टेक्स्ट अलग है। देखिए जिसकी समस्या जिस तरह की है, मान लीजिए किसी कपड़े की समस्या तो कपड़े को पहली प्रायोरिटी रहेंगे, नहीं मान लीजिए किसी के लिए पार्क बनाना एक समस्या है, किसी जो अच्छे वर्ग से है वहाँ एक पार्क होना चाहिए, अच्छी सोसाइटी के अंदर पार्क की डिमांड होगी अपने रिप्रेजेंटेटिव से जिसके प्रतिनिधि हैं। लेकिन वही कोई गरीब होगा, गरीबों की संख्या होगी, उनकी पहली नीड भूख होगी ना पहले, यानी खाना चाहिए, है ना। आप नीड समझ पा रहे हैं इस तरह से उदाहरण, और भी इससे बना सकते हैं। तो सबकी अपनी इच्छा के मतलब नीड के हिसाब से वो उनकी डिमांड भी होंगी उस हिसाब से। चलिए आगे, है ना। संक्षेप में कहें तो इसका मतलब संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना, है? कैसे उसकी वर्किंग स्टाइल है उसको और मजबूत करना होता है, ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और कंट्रोल भी इसका अच्छा हो। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की ज़रूरत होती है। देखिए क्योंकि ज़्यादातर जो जिसको सुधार का अभाव रहता है वो गरीब तबका होता है। हालांकि हम जानते हैं ऐसा है नहीं कि हम अमीर को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि उनका भी एक हिस्सा है समाज का, प्रभावशाली लोग हैं। लेकिन देखिए जब जहाँ किसी की नीड भूख की हो, है ना, खाने की हो, और एक की नीड पार्क की हो, तो हम किस नीड को प्रायोरिटी देंगे आप समझ सकते हैं, है ना। अगर नीड ऐसी है तो कहीं एक बहुत बड़ी संख्या हमारे भारत की से पढ़े लिखे नहीं थी, साक्षर नहीं थी, उसके लिए एक नियम आया राइट टू एजुकेशन। कुछ से इसको तर्क था ना, आप भी सोचें, शिक्षा का अधिकार जो आया कि 8वीं तक जैसे 6 से 14 उम्र के बच्चे जो हैं वो फ्री पढ़ेंगे और उनका एडमिशन से कोई रोक नहीं सकता है स्कूल। हाँ, इस तरह की व्यवस्था के पीछे कुछ कारण तो है ही। ऑब्वियसली ये एक अच्छी पहल है, ताकि साक्षर होंगे लोग, अवेयर होंगे, है ना, वो अपने लिए फ़ायदा करेंगे कि डेमोक्रेटिक में कंट्री को मजबूत भी करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इस पर आप विचार करते रहें साथ साथ और सोचते भी रहें, अच्छा रहेगा। 9वीं कक्षा की और अपनी इस पाठ्यपुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हमने अनेक उदाहरण और कहानियों की मदद से इन चुनौतियों पर गौर किया है। आइए लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा के सभी पड़ावों, महत्वपूर्ण पड़ावों पर लौटें, यादों को ताज़ा करें और देखें कि इन पड़ावों पर लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब हम अच्छे से करेंगे। इससे पहले देखिए कार्टून में चुन्नी मुन्नी क्या कह रहे हैं, देखें एक बार। अच्छा देखिए चुन्नी का क्या कह रहे हैं चुन्नी। अच्छा तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। तो देखिए चुन्नी बाय बाय कर रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि अब देखिए इन्होंने पूरा साथ निभाया, आपने कई प्रश्न किए, इन्होंने उठाया आपके प्रश्नों को, देखिए इनके माध्यम से अभी कह रहे हैं कि आप अपनी परीक्षा का ध्यान रखें और आप शुभकामनाएं दे रहे हैं। चलिए उनको देखते हैं, मुन्नी को। आपसे फिर मिलेंगे 11वीं में, आप राजनीतिक विज्ञान को चुन रहे हैं ना। देखिए तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग खुश तो हैं और आपने अच्छा इंटरेस्ट लिया कि नहीं लिया। अब वो आपसे आगे की कक्षाओं में मिलेंगे 11वीं क्लास में। चलिए आप पेज नंबर 103 पर आ जाते हैं। अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियाँ। तो देखिए मैंने कॉन्टेक्स्ट वर्ड की बात की थी, इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट वर्ड यूज़ होता है। देखिए कॉन्टेक्स्ट यानी कि किस चीज़ को ध्यान में रखकर, है ना, वो नीड जैसे किस तरह से होगी, नीड को ध्यान में रख के तो नए प्लान बनेंगे, चुनौतियाँ जो पॉलिसीज़ बनेंगी, अलग अलग चुनौतियाँ, है ना। जब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट रहेंगे तो चुनौतियाँ भी अलग होंगी। चलिए पढ़ते हैं आगे। इनमें से प्रत्येक कार्टून लोकतंत्र की एक चुनौती को दिखाता है। बताएं कि वह चुनौती क्या है। यह भी बताएं कि इस अध्याय में चुनौतियों की जो 3 श्रेणियां बताई गई हैं, यह उनमें से किस श्रेणी को चुनती है। माफ किए, यह उनमें से किस श्रेणी की चुनौती है। तो देखिए इन कार्टून्स को हम देख लेते हैं एक बार। देखिए एक में पहले वाला है मुबारक फिर चुने गए। इसमें देखें और क्या लिखा है, क्या हम इन डब्बों को खोलें। देखिए एक तरफ वो जीत का वो आया और दूसरी तरफ वो पूछ रहे हैं क्या हम इन डब्बों को खोलें। तो देखिए इस कार्टून के माध्यम से बताया गया है कि लोकतंत्र की एक बेसिक समस्या को बताया गया है। बेसिक समस्या यानी कि देखिए फाउंडेशनल जो चैलेंजेस है उसको बताया गया है कि यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना, निष्पक्ष और स्वतंत्र जो चुनाव हैं वो नहीं हुए हैं। और देखिए अभी वैलेट खुलना बाकी है, उससे पहले ही हुस्नी अपने आप को जीत घोषित कर चुके हैं। देखिए ये दिखा रहा है कि बहुत ज़रूरी है और इस तरह की निष्पक्षता अपनाई जाए चुनाव के अंदर, ये बेसिक समस्या को दिखा रहा है। तो चलिए अब हम दूसरे कार्टून को अपने देख लेते हैं, क्या है वो। लोकतंत्र पर नज़र। देखिए इसमें क्या लिखा है, तुम्हें यहाँ
लोकतंत्र नज़र आ रहा है क्या? तो देखिए यहाँ पे सीधे तौर पे बताया गया है कि जो लोकतंत्र है अपने आप में वो बंदूक की नलियों से स्थापित नहीं किया जा सकता है ना। और ये भी एक समस्या है, ये भी एक आधारभूत समस्या है लोकतंत्र को स्थापित करने की। बाहुबल और धनबल को जो इस्तेमाल हम कई लेसन में कर चुके हैं लोकतंत्र की, है ना। और इसका इस्तेमाल करने से कोई भी जो क्या कहा जाए प्रभावशाली लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती, तो उनका इस्तेमाल ना किया जाए। तो देखिए इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जहाँ दूसरे वाला जो कार्टून है उसमें आधारभूत समस्या को बताया गया है कि वहाँ पर तो लोकतंत्र भी स्थापित करना बाकी है। हमने कहा था ना, जहाँ सैन्य व्यवस्था है उस तरह से, तो जहाँ पे गैर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है ना, वहाँ पे तो अभी स्थापित ही नहीं हुआ, तो यहाँ स्थापित करने की समस्या है। तो जो पहला वाला हमने पढ़ा, ये भी क्योंकि श्रेणियों में समय बताना था, वहाँ लोकतंत्र को और गहरा बनाने की ज़रूरत है और मजबूत करने की ज़रूरत है लोकतंत्र की। क्योंकि देखिए वहाँ पे चुनाव तो वही नहीं कि बैलेट है, वहाँ पे हमें दिख रहा है ना, एक प्रोसेस प्राप्त है। क्योंकि चुनाव देखिए लोकतंत्र में होते हैं, ये इसकी पहचान भी है। यानी चुनाव हुए बट ये पहले घोषित कर चुके थे, यानी कि और ज़्यादा इसको अभी मजबूत करने की ज़रूरत है। यानी उनकी संस्थाओं को और अच्छा भी काम करने बाकी है अभी, है ना। तीसरा देखें, उदारवादी लैंगिक समानता। इसके अंदर देखिए क्या लिखा है, लिबरल पार्टी की मांग है लैंगिक समानता और बराबर की भागीदारी। तो देखिए अगर आप को भी इस चीज़ का मालूम चल गया होगा ये किस बात का, तो देखिए पहले तो ये देख लें कि ये अपने आप में दिखा रहा है कि जो महिलाओं की हम बात करते हैं कि देखिए उसमें उनकी बराबरी होनी चाहिए। ये भी एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी पार्ट है ना। तो ये अपने आप में जो हिस्सा है विस्तार की चुनौती को बता रहा है ना। देखिए इसमें हमने पढ़ा था महिलाओं और अल्पसंख्यकों समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, जो चैलेंजेस से जुड़ा है ना। यानी किसका है दूसरा वाला जो हमने बताया आपको, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने जो विस्तार की चुनौती है ना, इसका एक्सपेंशन सभी तक हो, तो इसको बताया गया। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो, क्योंकि अधिकतर जो है पुरुषों का वर्चस्व रहता है लोकतंत्र में, तो उम्मीद आप समझे होंगे इसको भी। ये इसी पेज पे है, पिछले पेज पे एक बार और पढ़ें तो आपको सब समझ में आएगा जो बोला है मैंने। तो देखिए अगला कार्टून, चुनाव अभियान का पैसा। तो देखिए इसको लेकर है ये, और ये भी अपने आप में लोकतंत्र को मजबूत करने को लेकर है कि लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा, उसके लेकर ही बात की गई है। यहाँ बता रहा है कि किस तरह से जो निर्णय लिए जाते हैं लोकतंत्र में, वो शक्तिशाली और जो पैसे वाले लोग हैं, धनी जो लोग हैं, उनकी बात और डिसीजन में, जैसे अभी भी जो मोदी की गवर्नमेंट है, जो बोल देते हैं मोदी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट है जो भी है ना, उसके ऊपर बोलते हैं कि बड़े बड़े धन व्यापारियों का, और वैसे ही कांग्रेस से भी लगते थे कि इनके डिसीजन जो है वो झुकाव रहता है उनकी ओर, है ना। वो उसके हिसाब से फैसले लेते हैं जो उनके पक्ष में रहते हैं। यानी यही कि निर्णय निर्माण में किस तरह से प्रभावित करता है ये धन बल और अमीर लोग जो है, शक्तिशाली लोग, उसी को ये बता रहा है। तो ये अपने आप में चैलेंजेस किस तरह का है, देखिए पूछा गया है ना कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती है ये तीसरी वाली। तो मेजरली हमने ये 3 तरह का देखा, कहीं पे स्टैब्लिश ही करना है लोकतंत्र जहाँ पे गैर लोकतांत्रिक है, और कहीं पे आपको लोकतंत्र को और इसका विस्तार करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो, और कहीं पे इसको और मजबूत करने की जो है वो कोशिश। और हम तीनों उदाहरण इसके देख लिए हमने। तो चलिए पेज नंबर 104 पे हम आते हैं और इस पर देखते हैं उदाहरण और संदर्भ। देखिए यहाँ पे दिया गया आपको बाएं हाथ पर उदाहरण और संदर्भ, और दूसरे में इस मामले में लोकतंत्र की चुनौतियों का आपका विवरण। तो देखिए हमने कई सारी चीज़ पढ़ी, और मुझे जहाँ तक दिख रहा है सारे के सारे हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं हम पहले की कक्षाओं में, मतलब पहले के अध्यायों में, 9वीं 10वीं में मिला के देखा जाए तो। चलिए हम कुछ को देखते हैं आपके, और ये आपकी दोबारा हम एक तरह का रिकैप कर रहे हैं, इसको दोबारा उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए मैक्सिको का लिखा हुआ है, PRI की पराजय के बाद 2000 में दूसरा स्वतंत्र चुनाव, पराजित उम्मीदवारों ने चुनावी धांधली की शिकायत की। तो देखिए अगर आप ये ध्यान से देखिए उदाहरण, तो ये अपने आप में जो लोकतंत्र की तीसरी चुनौती थी लोकतंत्र को मजबूत करने की ना, उसका एक अच्छा उदाहरण है। हमने कहा था ना, इसमें लिखा भी हुआ है, इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। तो देखिए इस हिसाब से आप देखेंगे, और अब मैं चाहूँगा आपसे कि खुद आप उदाहरणों को पढ़ें और इनसे जरा मैच करें, आपका किससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। और आपको अच्छा लगे तो, आपको किसी को कन्फ्यूज़न हो इसमें, तो आप फीडबैक वाला जो हमारा बॉक्स आएगा उसमें आप अपने कमेंट करें उस हिसाब से, या किसी को डाउट भी हो उसमें आप बताएं, और उस पर हम उसको और डील करेंगे उसको, अगर ये आपको दिक्कत आ रही है इसमें तो। क्योंकि देखिए चैलेंजेस आपके सामने तीनों हैं, और एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है आपके लिए,
है ना, ऑफिस आप सोच कर सकते हैं, अच्छा सोच के बता सकते हैं। तो एक मैं आप बता दे रहा हूँ ऊपर वाला, ये समस्या इसी की है। तीसरी है ना, संस्थाएं अच्छा काम करें, क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शन की बात की जाती है, किस तरह की संस्थाओं को अच्छा से बर्ताव करने की बात यहाँ की जा रही है। तो देखिए अब इस तरह से चाइना वाले देखिए आप, चीन का जो बोला गया है उसमें देखिए किस तरह की समस्या आपका आ रही है। तो मेजरली 3 तरह की है समस्याएं, चुनौतियां, और तीनों को आप बांटें और आपस में ज़रूर देखें, मैं चाहूँगा। फिर उस पर ज़रूर बात करेंगे आगे। जो बॉक्स में होगा उस पर हम इसको और बताएंगे जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक्सरसाइज आपके लिए अच्छे से हम सब बता देंगे तो आपके लिए सब, क्योंकि ऐसा होना नहीं है, क्योंकि आपके लिए है, ये आपके सोचने के लिए अच्छा सोचें, तो ज़रूर इस पर करें। मैं चाहूँगा आपको कि ऐसे उदाहरण है, देखिए बहुत जगह भी छोड़ी है, तो आप अपने पेंसिल से इस पर लिखें, उस जगह पर एक्सरसाइज करें इसको अच्छे से। तो चलिए अब पेज नंबर 106 पर आते हैं। तो इसके ऊपर वाली शीर्षक यानी अलग अलग तरह की चुनौतियाँ, यहाँ से अब नीचे पढ़ते हैं। अब तो चलिए अब पेज नंबर 106 पर आते हैं। तो इसके ऊपर वाली शीर्षक यानी अलग अलग तरह की चुनौतियाँ, यहाँ से अब नीचे पढ़ते हैं। अब जबकि आपने इन सभी चुनौतियों को लिख डाला है, तो आइए इन्हें कुछ बड़ी श्रेणियों में डालें। नीचे लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ दायरों को खानों में रखा गया है। पिछले खंड में एक या एक से अधिक देशों में आपने कुछ चुनौतियाँ लक्ष्य की थी। कुछ कार्टूनों में भी आपने इन्हें देखा। देखिए हमने कार्टून में भी देखे थे ना, इसके माध्यम से एक्सप्लेन किया था। आप चाहें तो नीचे दिए गए खानों के सामने मेल का ध्यान रखते हुए चुनौतियों को लिख सकते हैं। इनके अलावा भारत से भी इन खानों में दिए जाने वाले एक एक उदाहरण दर्ज करें। अगर आपको कोई चुनौती इन खानों में फिट बैठती नहीं लगती, तो आप नई श्रेणियां बनाकर उनमें इन मुद्दों को रख सकते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा आपके लिए क्या कहा जाए, प्रयोग करने के लिए आपको मौका दिया गया है। वैसी एक्सरसाइज है, इसको आप ज़रूर करें। देखिए यहाँ पे बिंदु आपको दे रखे हैं। संवैधानिक बनावट है ना, इसकी चुनौती कहाँ है, संस्थाओं का कामकाज, लोकतांत्रिक अधिकार है ना, संविधान विकेंद्रीकरण, संघवाद विकेंद्रीकरण, राजनीतिक संगठन और अन्य कोई श्रेणी भी है। तो देखिए पहली बात आप इसमें ये समझ लें, ज़रूरी है कि जितनी बातें नीचे लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, जो जैसे संवैधानिक बनावट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन बोल सकते हैं हम, डेमोक्रेटिक राइट्स यानी लोकतांत्रिक अधिकार, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस संस्थाओं का कामकाज, ये सारी जो जिस तरह चुनाव बात हो गई, ये सारी लोकतांत्रिक राजनीति के दायरे हैं। देखिए स्पीयर्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से हम बोलेंगे इंग्लिश में, यानी इनसे जुड़े हुए चीज़ें हैं। जो लोकतंत्र का लेना देना है किससे, वो इन बातों से है। तो हमें उदाहरण कुछ सेट करने हैं, और बड़ा अच्छा एक्सरसाइज रहेगा जितना हमने अब तक पढ़ा। और इसी बहाने आप चाहें तो अपनी रिकॉर्डिंग को, जो रिकॉर्डिंग्स हैं लेसन्स की, आप दोबारा सुन सकते हैं, आपका अच्छा रिवीजन भी होगा। कुछ का उदाहरण हम ले लेंगे, जिसमें हम भारत का भी कुछ उदाहरण ले लेंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए इससे पहले आपको ये पहले की जो चुनौती वो पूरी करनी होंगी, जो पहले है ना, हमने जो बताया 3 भागों में बांट सकते हैं, वो पूरा आपको एक्सरसाइज करेंगे तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लोकतांत्रिक अधिकार का ही ले लें, है ना, इसमें भारत में काफ़ी अच्छा इसका उदाहरण हो सकता है। जैसे भारत के अंदर हम ले तो देखिए जो निम्न जाति के जो हैं, उनके साथ जो होने वाला जो भेदभाव है ना, उनको
है ना, क्योंकि अभी तक ये मामला अभी तक पूरा हो नहीं पाया है और अभी तक हमारे यहाँ एक तरह की भेदभाव अभी जारी भी है ना, देखने को मिलता है, अभी और काम करना बाकी है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि इनको जो लोकतांत्रिक अधिकार दिलाए जाएँ, है ना, उनके प्रति जो होने वाले भेदभाव हैं दलित समुदाय के, है ना, उनको अधिकार अच्छे से दिलाया जाए और उनको प्रोवाइड हो। इसी तरह अगर हम देख ले तो जो सऊदी अरेबिया हो गया, है ना, ग्वांतानामो बे का हमने देखा, चीन का देखा, पोलैंड का देखा, तो यहाँ के लोगों को जो आधारभूत अधिकार हैं, है ना, वो उनकी आज़ादी दिलाना। हमें पता है सऊदी अरब में कितना बुरा मामला है, महिलाओं को लेकर भी तो बहुत ही बुरी स्थिति है, तो इनको अधिकार दिलाना, ये कुछ उदाहरण हो सकते हैं जो मैंने लिए। ऐसे ही आप उसमें देखें ज़रूर और उसके बाद अपने अपने कोशिश करें, और जो अगर आप समझ नहीं आ रहा तो जो कमेंट बॉक्सेस में आप लिखें, जो समझ में ये नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल, हम आगे बातचीत करते रहेंगे इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए हम आगे कुछ देख लेते हैं फिर। देखिए पेज नंबर 61 पे, 161 पे, माफ़ कीजिए 107 पे हम आ जाएंगे, पेज 101+। हाँ, तो 107 पे आइए पढ़ते हैं। आइए इन श्रेणियों का नया वर्गीकरण करें। इस बार इसके लिए हम उन मानकों को आधार बनाएंगे जिनकी चर्चा अध्याय के पहले हिस्से में हुई है। इन सभी श्रेणियों के लिए कम से कम एक उदाहरण भारत से भी लें। तो देखिए देखिए जो हमने पहले ही बात की थी, जो 3 श्रेणियां हैं आधार तैयार करने की, बुनियादी जो चुनौती है वो विस्तार की चुनौती है ना, एक्सटेंशन वाली, और लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत बनाने की चुनौती, यानी कि है ना डिपेंडिंग वाली जो बात थी वो वाली। तो देखिए जो पहला वाला है आधार तैयार करने की चुनौतियाँ, इसको देखिए हमने पोलैंड के उदाहरण में आप देखेंगे, म्यांमार के, पाकिस्तान में हमने पढ़ा, इराक, नेपाल, है ना, सऊदी अरबिया, चीन में भी ये आधारभूत समस्या अब भी है। भारत की बात करें तो देखिए जो नक्सल है ना, नक्सलवादी आंदोलन आपने सुना होगा, है ना, नक्सली हमला आपने ऐसा सुनता होगा अखबारों में। आप इसको और डीप में जाना चाहें तो देख लें आ जाके, और अपनी सहायता के लिए इसके बारे में। और तो जो नक्सल की समस्या है ना, नक्सलीवादियों की जो हमले हैं उनकी जो समस्या है वो, है ना, और आप देखेंगे कि अभी भी आपको हमला सुनते हुए मिलता होगा उत्तर पूर्व के जो राज्य है ना, मणिपुर, इम्फा, है ना, नागालैंड, है ना, असम, ये जिसमें आते हैं वो 7 बहनें भी नहीं बोलते हैं। तो आप देखेंगे उत्तर पूर्व के राज्यों में भी आपको समझ में आ जाएगा घुसपैठ जो होती है ना। आपने सुना होगा बाहरी देशों से आके जो साथ के देश से बांग्लादेश हो गया, और आपका और पड़ोसी देश हो गए, तो उनसे जहाँ जो घुसपैठ होती है उसकी समस्या अभी भी है। देखिए जो दूसरा वाला है विस्तार की चुनौती से, में कुछ देशों के नाम तो हम जानते हैं, सऊदी अरेबिया खुद इसमें ये है, कुछ कोशिश की गई है, श्रीलंका का भी है, आयरलैंड का भी है, मैक्सिको का भी उदाहरण इसमें है। भारत में अगर हम ले तो देखिए जो स्थानीय जो सरकारें हैं, जैसे कि भारत में शहरी में देखा हुआ आपने नगर निगम, है ना, गांव के जो पंचायत है ना, उनको और अधिक शक्ति देना अभी और बाकी है, और जैसे कि और भी लोग अच्छा काम कर सकें, तो ये हम इसको उदाहरण ले सकते हैं कि उनको और ज़्यादा से ज़्यादा और ताकत दी जाएगी ताकि वो ज़मीनी स्तर पर और ताकतवर हो जाए, जो हो सकता है। लोकतंत्र को जो गहराई वाला है उसमें हम देख सकते हैं सऊदी अरब इसका अच्छा उदाहरण है, पाकिस्तान है, बोलीविया है, और अभी देखिए अमेरिका में खुद इसकी समस्या अभी तक गई नहीं है, तो इसका भी हम ले सकते हैं। और अगर भारत की बात करें तो देखिए संसद में और विधानसभा में जो होती हैं राज्य की विधानसभा, उनमें महिलाओं की जो है एक खास उनकी जो प्रतिनिधित्व होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन, उसको बढ़ाना है। तो ये चैलेंजेस है एक तरह का डिपेंडिंग वाला, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएंगी तो एक अच्छी व्यवस्था हो पाएगी, क्योंकि वो भी आधी संख्या अपने आप में रखती हैं। भारत के उदाहरण में ये देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो आप अपनी ओर से भी सोचें इस पर। चलिए अब आगे देखते हैं। आइए अब इस सिर्फ भारत के बारे में विचार करें, समकालीन भारत के लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों पर गौर करें। इनमें से उन 5 की सूची बनाइए जिन पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सूची प्राथमिकता को भी बताने वाली होनी चाहिए, यानी आप जिस चुनौती को सबसे महत्वपूर्ण और भारी मानते हैं उसे सबसे ऊपर रखें।
ये काफ़ी अच्छी और एक्सरसाइज आपको मिल गई। देखिए आपको सोच के आपको जो लगता है, आप अपने दोस्तों में आपस में बात करके ये सोचें कि क्या समस्या और हो सकती है, बिल्कुल ये अच्छी एक्सरसाइज होगी छत बैठ के। और इसमें आप में क्या लगता है किस तरह की समस्या है वो इस पर आप लिखेंगे। आगे बढ़ें। शेष को इसी क्रम से बाद में ऐसी चुनौती का उदाहरण दें और बताएं कि आपकी प्राथमिकता में उससे कोई खास जगह क्यों दी गई है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ रहे हैं। एक तरह से आप ये समझिए कि आप खुद एक राजनीति को लेकर अच्छी समझ रखने वाले हैं। आप अपने आप को मान के चल लें कि आप एक, देखिए आप अच्छे नागरिक हैं, ऐसा सोचें, है ना, कि एक आप अपने चिंताशील व्यक्ति हैं, संवेदनशील हैं और क्या होना चाहिए। और यहीं से तो आपकी राय बनेगी धीरे धीरे। फिर और बड़े होते हैं तरीके लोग, फिर आप टीवी में देखते होंगे जो विचारक आते हैं, विश्लेषक होते हैं, चुनाव के दिन किस तरह से करते हैं, तो क्यों ना रोल अभी किया जाए। तो ये अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। उम्मीद आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो देखिए इसमें किस तरह से ये बॉक्सेस में है। पहले प्राथमिकता यानी प्रायोरिटीज़ जो है वो, फिर लोकतंत्र की चुनौती, उदाहरण जो भी है, फिर प्राथमिकता का कारण, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। देखिए जिससे मुझे भी एक लग रहा है, और जैसे कि विस्तार की चुनौती का हम ले लें तो देखिए अभी भी महिलाओं के, है ना, महिलाओं में साक्षरता की जो दर है वो कम है ना। तो हम ले सकते हैं कि ये चीज़ महिलाओं में साक्षरता की दर है। तो ये हो गया हमारा, जैसे ये उदाहरण बता रहा हूँ आपको, चैलेंजेस जो है हमारे, यानी कि प्राथमिकता। देखिए मैं पहले पे अगर डालना चाहूँ तो आपका भी हो सकता है अलग अलग देखें। तो पहले पे हो सकता है कि मैं यही जो मैंने बोला एक नंबर में डालूंगा। उसके बाद चैलेंज वो क्या है मेरा, लोकतंत्र की चुनौती कौन सी है, तो विस्तार की चुनौती। ठीक है, उदाहरण महिलाओं में साक्षरता की दर बढ़ना, असाक्षरता माफ कीजिए, है ना, इलिटरेसी बोलेंगे, है ना, महिलाओं में असाक्षरता, है ना, मतलब कि उनकी खराब दर है ना। हम जिन्हें बोल सकते हैं कि, या इसे और शब्दों में बना सकते हैं, जैसे महिलाओं में साक्षरता की खराब हालत, है ना, ये भी हम इस तरह से, और आप भी जो लगा से शब्द बना सकते हैं। ये हो गया उदाहरण। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों कारण है, तो देखिए ये कहीं से भी ठीक बात नहीं है कि देखिए पहली चीज़ तो है कि अपनी आधी संख्या जो है जनसंख्या की वो महिलाएं होती हैं। ठीक है, और वो काफ़ी बड़ा हिस्सा होती है। और बच्चा को जो बचपन से उसको मूल्य उसमें डालना, है ना, बच्चों के अंदर मूल्य का सृजन करना, है ना, अच्छे मूल्य पैदा करना उसके लिए। और महिलाओं का बच्चों से देखिए किस तरह से केयर करती है। वहाँ अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे वैल्यूज़ भी डालेंगे, है ना, ये काफ़ी दूर तक का काम करेगा, और जिसमें अपराध की संख्या भी कम होगी। इसके अलावा देखिए विकास के अंदर, और ऑटोमेटिक ये अब देश के विकास में योगदान देंगे और अच्छी विकास हो जाएगी। देखिए कोई बड़ा हिस्सा अगर नहीं पड़ेगा तो इससे विकास की दर में भी और देखिए अलग अलग हिस्सों में और अपराध की दर बढ़ना, है ना, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। और इसमें महिलाओं का पढ़ना काफ़ी कुछ बहुत बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल, है ना, रूप से ये बहुत सही है ये बात। और जैसे आपको और कुछ लग रहा है ज़रूर आप इसमें अपना सोच के अपना प्रायोरिटी बनाएं। आपको कुछ और लग सकता है, हो सकता है किसी को न्याय में, जो न्याय व्यवस्था में बहुत देरी होती है ना, लोगों को जो न्याय मिलने में काफ़ी देरी लगती है, इसकी समस्या किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो वो उसको पहला बना सकते हैं, यानी कि आधार तैयार करने वाली चुनौती बना सकते हैं कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वो इसके अपने उदाहरण दे सकते हैं कि देखिए गरीब तक ये न्याय नहीं पहुँच पाता है ना, और लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा भी नहीं है इस तरह से। और ज़रूरी है कि ऐसा ज़रूरी है कि फाउंडेशनली लोगों को न्याय मिले, है ना, जो कोर्ट है अच्छा काम करे, है ना, लोगों का भरोसा बना रहे, ये भी। तो और आप समझ सकते हैं, ऐसे दो उदाहरण मैंने दिए। चलिए पेज नंबर 108 पे आते हैं। राजनीतिक सुधारों पर विचार, ये शीर्षक है। चलिए पढ़ते हैं। इनमें से प्रत्येक चुनौती के साथ सुधार की संभावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है। देखिए जहाँ पॉसिबिलिटी है कि हम उनका आंसर निकाल सकें और समाधान उसका निकाल सकें, है ना, कोई प्रॉब्लम आ रही है ना। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं ना, पॉलिटिकल रिफॉर्म या डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, है ना, यूज वर्ड इंग्लिश के। तो आप ये भी ध्यान सकते हैं ये लोकतांत्रिक सुधार क्या होता है, राजनीतिक सुधार बहुत आसान है समझने में, और आप समझ भी होंगे, आपने खुद सुझाव दिए होंगे ऊपर, आपने पढ़े होंगे, जो आपने देखे होंगे विचारक हैं, लोग हैं, वो कई बार उसके समाधान बताते हैं। कई बार राज्यसभा टीवी जो अब संसद टीवी नाम से है, उस पर आप देखें विचारक कई लोग आते हैं, विद्वान लोग, और उस पर अपने विचार रखते हैं।
कि किसी देश की समस्या है हमारी लोकतंत्र की, है ना, नक्सलवाद की समस्या, उस पर कैसे समाधान किया जाए, इस पर सोचते हैं लोग। ये इस तरह से एक उदाहरण होते हैं, इनको ही बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है ना। या हम वांछित राजनीतिक सुधारों की सूची नहीं देने चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई सूची अंतिम रूप से बनाई नहीं जा सकती, है ना, जो डिज़ायरेबल हो, अपने हम जिन्हें बोलते हैं। अगर सभी देशों की चुनौतियां एक जैसी नहीं हैं, तो इसका यह भी मतलब है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। देखिए नक्सलवाद की समस्या भारत की है, ये अमेरिका की तो है नहीं, तो है ना, अलग अलग देशों की अपनी अलग समस्याएं हो सकती हैं। हम कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ी ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते। वह कहाँ से खराब हुई, उस जगह क्या उपकरण लगे हैं, उसका मॉडल क्या है, यह सब जानकर ही उसकी मरम्मत का तरीका सुझाया जा सकता है। देखिए अच्छा उदाहरण बताया, है ना, जहाँ की जैसी व्यवस्था है उसके हिसाब से होगा ना समाधान, उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री जानते हैं तब होता है इसका समाधान। चलिए आगे। पर क्या हम आज के संदर्भ में अपने देश में वांछित सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं? हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार के कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की ना हो। कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य या स्थानीय स्तर पर भी दिए जा सकते हैं, फिर यह सूची कुछ समय बाद बेकार भी हो सकती है। सूची बनाने की जगह आइए कुछ व्यापक दिशा निर्देशों पर विचार करें, जिन्हें भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए तरीका और जरिया ढूंढते समय अपने जहन में रखा जा सकता है। देखिए हम कुछ को यहाँ देखते हैं, है ना, बिंदुवार तरीके से यहाँ बताया गया है। तो देखिए पहला बिंदु जो है, कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। जो कानून बनते हैं, एक्ट आते हैं, अधिनियम, इसके माध्यम से, है ना, राजनीतिक सुधारों की बात करना अच्छा लगता है ना। नए कानून सारी अवांछित चीज़ें, हाँ पढ़ रहे हैं हम, खत्म कर देंगे, यह सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे। देखिए ये तो होता ही है, उम्मीद करते हैं ऐसा होगा, पर विधिक संवैधानिक बदलाव को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता। ये तो क्रिकेट के नियमों की तरह है। LBW के नियम में बदलाव से बल्लेबाजों द्वारा अपनाए जाने वाले बल्लेबाजी के नकारात्मक दांवपेच को कम किया जा सकता है, पर यह कोई भी नहीं सोच सकता कि सिर्फ नियमों में बदलाव कर देने भर से क्रिकेट का खेल सुधर जाएगा, है ना। ये तो बस कोशिश होती है ना। यह काम तो मुख्यतः खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और क्रिकेट प्रशंसकों के करने से ही होगा, है ना। कई नियम बनेंगे, अगर वो लोग अपनाएंगे नहीं तो कैसे हो पाएगा, है ना। इसी प्रकार राजनीतिक सुधारों का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता, दल, आंदोलन और राजनीतिक दल रूप से सचेत नागरिकों के द्वारा ही हो सकता है, जो लोग अवेयर हैं, है ना। कितने जने मिल के अपनी भूमिका निभाते हैं, तब जाके अच्छा लोकतंत्र और ठीक ठाक ढंग से काम करता है। ये लोग जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो देखिए आंदोलन और जो अभियान होते हैं, इनका कितना महत्व होता है लोकतंत्र के अंदर, आप समझ सकेंगे, है ना। चीज़ों को बस ऐसे देख के और मीडिया कुछ दिखा रही है, किसी विचारधारा से प्रभावित होकर उसमें आप ना जाएं। ये देखिए पुस्तक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उसको जवाबदेह बनाने के लिए, हमने पढ़ा था, है ना, उत्तरदायी बनाने के लिए, है ना, ये कोशिशें करनी होती हैं और वो लोग करेंगे, सचेत लोग। चलिए अगले बिंदु पर, कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार परिणाम एकदम उल्टे निकलते हैं। जैसे कई राज्यों ने 2 से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इसके चलते अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुई, जबकि ऐसा करने के पीछे यह मंशा न थी। तो देखिए मंशा तो अच्छी थी कि, है ना, लोकतंत्र के अंदर अच्छे लोग आए और एक तरह से वो आइडियल बने, है ना, बच्चे कम करें, जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या विस्फोट अपने आप में एक समस्या है ना। एक बड़ी जनसंख्या है, जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, है ना, उसकी एक, है ना, देश के लिए समस्या भी तो होती है। बड़ी जनसंख्या एक ज़्यादा से ज़्यादा, वो देखिए उनके लिए आप खुद देख लेंगे, जो निम्न तबके हैं वहाँ पे, मलिन बस्तियाँ जो, है ना, स्लम एरियाज़ हैं गाँव में, अक्सर आपको ऐसा मिलता है देखने को, काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चे लोग करते हैं।
तो देखिए ऐसा है उनके लिए, और सुविधाएं लाना, और उनके लिए तो अच्छी चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे, खुद वो नहीं कर पाएंगे जहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो आप इसको समझ पा रहे हैं। हालांकि ऐसे जो नियम लाए गए, जो नया लॉ लाया गया था, जिसके पीछे देखिए कोई मंशा तो खराब नहीं थी, लेकिन देखिए उससे नुकसान क्या हुआ, गरीब लोग और महिलाएं उसके अवसर में नहीं आ पा रहे थे कानून की वजह से। ये भी इसका पक्ष है। आमतौर पर किसी चीज़ की मनाही करने वाले कानून राजनीति में सफल, माफ़ कीजिए, राजनीति में ज़्यादा सफल नहीं होते। तो देखिए इसका राजनीतिक रूप से परिणाम भी देखना जरूरी है किसी भी कानून का। राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है ना। यानी उनको ध्यान में रख के कानून अगर बने, उनके लाभ पहुंचा रहे, तो देखिए बहुत निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है उनमें इनका बड़ा रोल होता है। देखिए पॉलिटिशियन जैसे प्रधानमंत्री हो गए, जैसे कितनी बड़ी पूरे देश पर उनके निर्णय का फ़र्क पड़ता है ना। कुछ ऐसे एक उदाहरण है ये। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है ना। देखिए इसमें तो सबसे अच्छा तो वही होता है कानून, किसे कहेंगे, जो लोकतांत्रिक सुधार की जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं, खुद लोगों को ये ताकत। तो सूचना का अधिकार ने ये किया है खुद। तो आप भी जिनमें से चाहें और किसी चीज़ जगह कोई कुछ काम हो रहा हो गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा, आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मात्र एक लेटर 10 है ना, एक लेटर लिख कर आप दें और पता करें पोस्ट ऑफिस में इसका क्या प्रोसेस है ना, आपको बता देंगे कि लेटर पर लिख के आप और ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो बहुत फ़र्क पड़ता है। हमने कुछ उदाहरण भी देखा था, आपने देखा था एक पार्ट में, हमने बड़ी ताकत है इस माध्यम से जनता के पास। हाँ, चलिए आगे। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा कठोर दंड आयद करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद करता है। तो चलिए अगले बिंदु पर हम आते हैं, पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए, क्योंकि जो भी हो सुधार उसका जोर लोकतांत्रिक कामकाज को मजबूत बनाए। जैसा कि आपने राजनीतिक दलों वाले अध्याय में पढ़ा था, ऐसे सभी सुधारों में मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इससे आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार होता है या नहीं, है ना। का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है कि नहीं नागरिकों का, है ना, कि क्वालिटी भी तो बढ़नी चाहिए और उसका लेवल भी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं आगे बिंदु। पढ़ते हैं। राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा, है ना। यह मान लेना समझदारी नहीं कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और सांसद के हितों के खिलाफ हो, पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना होती है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दी जाए और ऐसा कानून बने तो देखिए इस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल तो देखिए खास विचारधारा से होते हैं और उन पर, है ना, और वो सत्ता दल के भाट होते हैं, है ना। आइए इन सामान्य दिशा निर्देशों को ध्यान में रखें और लोकतंत्र की कुछ उन चुनौतियों पर गौर करें जिनमें कुछ सुधारों की गुंजाइश है। तो चलिए सुधार के कुछ ठोस प्रस्ताव बनाते हैं। तो चलिए 116 नंबर पेज पर पढ़ते हैं। यहाँ कुछ चुनौतियाँ दी गई हैं, इनके लिए राज्यिक सुधारों की ज़रूरत है। इन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें। यहाँ सुधार के जो विकल्प दिए गए हैं उनको देखें और कारण बताते हुए अपनी पसंद के समाधान को बताएं। यह बात याद रखें कि यहाँ बताए गए विकल्प सीधे सीधे सही या गलत करार नहीं दिए जा सकते, है ना। आप पूरी तरह से इनको यानी कि सही है या गलत है ये नहीं कह सकते। आप कई विकल्पों को मिलाकर जवाब दे सकते हैं या ऐसा समाधान भी बता सकते हैं जिसकी यहाँ कोई चर्चा भी नहीं हुई है ना, अपनी ओर से सोच के आप अपना देखिए यहाँ पे चुनौतियों के बारे में बताया गया है। आप अपना समाधान पूरे विस्तार से दें और अपनी पसंद के लिए तर्क भी बताएं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ें और आपको जो लगता है उसके आधार पे आप इसको बताने की कोशिश करें। ये अच्छा उदाहरण है आपकी समझ को बढ़ाने के लिए भी आपके अपने स्तर पर। बाकी हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपकी समस्याओं को जो आपको लग रहा हो वो बता सकते हैं, लेकिन ये अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। आप इसको समझ रहे हैं, आपको ये सोचने पे आपको ये वो कर रहे हैं कि आप अच्छा अपनी चिंतन शैली को बढ़ाएं,
क्योंकि पाठ के बाद मकसद भी यही है हमारा, कुल मिला के अच्छा सोचने वाला बने या बनने वाली बने, सोचने वाली बने। तो चलिए 110 पेज नंबर पे हम ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। और आगे पढ़ते हैं। राजनीति को सुधारना, है ना, ये शीर्षक है। रोज ने आखिरकार मैडम लिंगदो को अपनी कक्षा के सामने पकड़ ही लिया। यह योजना वह कुछ समय से बना रही थी। मैम, मुझे सचमुच कनाडा वाला वह कार्टून बहुत अच्छा लगा, ये उसने कहा है। रोज ने बातचीत शुरू करने के लिए यह प्रकरण छेड़ा। कौन सा? मैडम लिंगदो को एक बारगी वह कार्टून याद नहीं आया, है ना, एक बार को। मैम, वह कार्टून जिसमें कहा गया है कि कनाडा के 98% लोग सारे राजनेताओं को एक बड़े कार के बक्से में बंद करके नियाग्रा जल प्रपात में फेंकना चाहते हैं। मुझे तो अपने राजनेता याद आ रहे थे। हमें तो और बड़े वाहन और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदी की ज़रूरत होगी। देखिए, उसने इस तरह से कहा। लिंगदो मैडम रोज़ की बात सुनकर मुस्कुराई। अधिकतर भारतीयों की तरह वह भी नेताओं के व्यवहार तथा दल और देश का शासन चलाने के उनके तौर तरीक़ों से नाराज़ थी, है ना। देखिए, हम अक्सर हम चाय की दुकानों पे आप देखेंगे, है ना, ये फिल्मों में भी आपको इस तरह से दिखाया जाता है। अपने आसपास भी देखेंगे, बस में कहीं पे कोई भी राजनेताओं को लेकर कितने ज़्यादा कड़े ना अब्यूजिव टर्म भी यूज़ किए जाते हैं, है ना, गाली गलौज जैसे टर्म, है, काफ़ी गुस्से में। पर वे चाहती थी कि रोज़ इस समस्या की जटिलता को समझे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि राजनेताओं को हटाने से तुम्हारी समस्याएं सुलझ जाएंगी? देखिए, पूछा है उनकी मैम ने, और ये आपसे भी पूछा जा सकता है। देखिए, ना, आपको भी गुस्सा तो सबको आता है। हाँ मैम, क्या ये घटिया लोग माफ़ कीजिए, ये घटिया नेता लोग ही हमारे देश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं है? मेरा मतलब है कि भ्रष्टाचार, दल बदल, जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे, अपराध, हर गड़बड़ के लिए। देखिए, अब लिंगदो मैडम क्या कह रही हैं। तो हमें अभी के सारे नेताओं से मुक्ति पाने पर भी ज़रूरत है ना। देखिए, उन्होंने क्या बोला, तो हमें अभी के सारे नेताओं से मुक्ति पाने पर की ज़रूरत है। क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि उनकी जगह जो लोग आएंगे वे ऐसे नहीं होंगे? देखिए, आप भी सोचें इस पर, क्या ये पॉसिबल है सच में कि मान लीजिए अभी के सभी नेताओं को हटा दिया तो देखिए रोज़ को क्या लगा। रोज़, हाँ, मैंने इस पर सोचा ही नहीं था, लेकिन संभव है वे इनकी तरह के ना हों। संभव है आगे बेहतर चरित्र वाले नेता आएँ। लिंगदो मैडम, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ कि अगर लोग ज़्यादा चौकस रहें और दिलचस्पी लेकर भ्रष्ट और ख़राब नेताओं को हटाएं तथा अच्छे लोगों का चुनाव करें तो स्थिति बदल सकती है। फिर यह भी हो सकता है कि सारे नेता भ्रष्ट ना हों। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं मैम? बीच में ही रोज़ ने कहा, है ना। तो देखिए, लिंगदो मैडम क्या कहती हैं, मैं यह नहीं कहती कि राजनेता भ्रष्ट नहीं है ना। संभव है कि जब कुछ नेताओं माफ़ कीजिए, जब तुम नेताओं के बारे में सोचती हो तो तुम्हारे ध्यान में वे बड़े लोग होते होंगे जिनकी तस्वीर अखबारों में छपती है ना। अक्सर हमारा भी तो ये बनता है ना, हमारा परसेप्शन कैसे बनता है बड़े नेताओं को देखकर। मुझे भी उन्हीं नेताओं की याद आती है जिन्हें मैं जानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि जिन नेताओं को मैं जानती हूँ वे मेरे अपने साथियों या सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों अथवा मेरी जानकारी के मध्यवर्गीय पेशेवर लोगों से ज़्यादा भ्रष्ट हों। राजनेताओं का भ्रष्टाचार अधिक दिखाई देता है और हम उसी भ्रष्ट आधार पर सभी नेताओं के बारे में धारणा बना लेते हैं। उनमें से कुछ भ्रष्ट हैं तो कुछ ईमानदार भी हैं। तो देखिए, सभी को हम नहीं कह सकते सभी भ्रष्ट हैं, तो कुछ तो ईमानदार हैं ही। और असल बात यह कि हम उनके भ्रष्टाचार को अखबारों के माध्यम से जान लेते हैं, लेकिन हमारे आसपास कई लोग टैक्स नहीं भरते। आपको पता है, दवाइयों की दुकानों पे भी आपको बिल मिलता है क्या? ऐसे आपको कई आते हैं, एड्स आते हैं। आपने देखा होगा मीडिया में, जागो ग्राहक जागो नाम से एक आता था, आप देखें उसको, यूट्यूब भी पुराने हैं। कई प्रचार सरकार करती है इस तरह से कि आप अवेयर हों। तो कि भ्रष्टाचार क्या उन्हीं की समस्या अपने आप में?
तो भ्रष्टाचार एक्चुअली ये समस्या हर घर में है। और देखिए कहाँ से लोग नेता आते हैं, वो इसी कल्चर के पार्ट हैं और यहीं से लोग नेता बनते हैं, यानी इसी समुदाय से ही बनते हैं। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं ब्रॉड एरिया में, है ना, ब्रॉड पर्सपेक्टिव माफ़ कीजिए, है ना, एक लार्जर पिक्चर में आप सोचें तो हम सब भ्रष्ट हैं क्या, आसपास जो चीज़ें हैं, है ना। रोज़ ने हार नहीं मानी। मेरे कहने का मतलब यह था कि भ्रष्टाचार और जाति धर्म के आधार पर राजनीति करने जैसे गलत कामों पर रोक होनी चाहिए। लिंक दो मैडम, है ना। रोज़ सीधे सीधे ऐसा नहीं कह सकते। एक बात तो यही कि राजनीति में जाति और धर्म का इस्तेमाल रोकने के कानून तो अभी हैं ही, लेकिन नेता उनको दरकिनार करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। जब तक लोग जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने और भरमाने का काम बंद नहीं करेंगे, तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता। देखिए काफ़ी अच्छा है जवाब, मैं इसे खुद मानता हूँ, है ना। जब तक देखिए जाति और धर्म के नाम पर खुद वो नहीं हुआ है ना, बांटने का काम नहीं करते राजनेता, और सिर्फ कल्याण पे ईमानदारी से नहीं आते कल्याण करने के काम पर, तो और वो खुद भरमाते नहीं है झूठ बोल के, है ना, वादे कर लिए झूठे। कई लोगों ने, कोई 15 लाख दे रहा है झूठे में कि आने से पहले चुनाव से कि जनता को 15-15 लाख आएंगे अकाउंट में, आप देखना कौन है ना। मोदी गवर्नमेंट कहती है कभी नहीं आते फिर, है ना। ऐसे सरकार कहीं करती हैं, कभी वादे किए गए लेकिन काम नहीं होते। तो ये भरमाने की तो कोशिश और क्या है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब तक लोग और नेता जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं आएगा। तो देखिए सारी जिम्मेदारी राजनेता की नहीं है, वो तो पावर में आने के लिए करते हैं। मेन काम तो हमारा है कि हम कैसे लोगों को चुन रहे हैं। जनता सतर्क हो जाए और हम लोग अच्छे की उम्मीद करते रहें और उसके लिए कोशिश भी करें। कैसे आ सकते हैं वो, कैसे हमारा गलत उपयोग कर सकते हैं हमारे वोट का, है ना। हमारी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम सतर्क रहेंगे तो आगे उस तरह से, और चुनाव भी होते हैं देखिए 5 साल तक की व्यवस्था होती है इनकी, अगर वो अच्छे से नहीं करेंगे तो आगे कैसे आ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको एक नई पिक्चर मिली होंगी देखने का, है ना। गहराई से हम चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना, कि सिर्फ एक पे दोष आरोपण करना है, दोष देना ठीक नहीं होता है ना। चलिए पेज नंबर 111 पर हम आते हैं। अब पढ़ते हैं लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा, है ना, इस शीर्षक से। चलिए पढ़ते हैं। पिछले साल हमने लोकतंत्र की इस यात्रा की शुरुआत उसकी न्यूनतम परिभाषा के साथ की थी। क्या आपको वह परिभाषा याद है? देखिए हमने क्या की थी, आप अगर याद कर पाएँ तो। पिछले साल की आपकी पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 में दी गई परिभाषा कुछ इस प्रकार थी। चलिए देखते हैं। लोकतंत्र का शासन वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं। इसके बाद हमने अनेक मसलों पर गौर किया और परिभाषा में कुछ और चीज़ें जोड़ी। हमने बस छोटी सी डेफिनेशन दी थी, और अब आगे देखते हैं इसमें क्या जोड़ा, है ना। जो सिंपल डेफिनेशन है बिल्कुल, जो हमने अभी पहले देखा था कि, है ना, 9वीं क्लास में, कि लोकतंत्र शासन का वो स्वरूप है ना। ऐसी सरकार है जहाँ पे जनता अपने वोट के जरिए अपने नेताओं को, है ना, जो शासन में है उनको चुनती है, अपने शासकों को। चलिए इसको देखते हैं क्या जोड़ा हम बिंदुवार तरीके से है इसमें। पहला, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लें, है ना, ये भी दिखता है हमको। दूसरा, चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए, है ना। हमने देखा उसमें नोटा का विकल्प भी अब आता है, नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरह का आप पूछें अपने जो बड़े हैं घर में उनसे, इस तरह का विकल्प रहता है। इसको उनसे बोले भी कि आपको लगता है तो आप ये ऑप्शन भी उपयोग कर सकते हैं। ये विकल्प और अवसर हर किसी को बराबरी में उपलब्ध होने चाहिए, है ना। ये 2 बातें हो गई। तीसरी, विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे। तो मान लीजिए एक सरकार ने नेता जो आपके यहाँ है वो अच्छा काम नहीं किया, तो अगली बार आप बदलना चाहें तो बदले किस शर्त पर, है ना, कि वो और आपको उम्मीद हो, है ना, कि वो और अच्छा काम करेंगे, उनके नियमों के हिसाब से काम करेंगे, हमारी भलाई के लिए काम करेंगे, ना कि सिर्फ हाथ जोड़े वोट लेने के लिए आ जाए फिर से, है ना। अगर आप विकल्प कर रहे हैं, दूसरे राजनेताओं को चुन रहे हैं तो। और चलिए अगला बिंदु, तो देखिए अगला बिंदु पढ़ते हैं। शायद आपको निराशा हुई हो कि इस परिभाषा में उन ऊंचे आदर्शों की चर्चा कहीं भी नहीं है जिनको हम लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखते हैं। हमने लोकतंत्र के कुछ आदर्शों की चर्चा ज़रूर की थी, पर व्यवहारिक हिसाब से हमने लोकतंत्र की न्यूनतम लेकिन स्पष्ट परिभाषा से बात शुरू की थी।
देखिए ना, बिल्कुल छोटे से ऊपर की थी जो बताया शासक चुनने वाली बात। इससे हमारे लिए लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में स्पष्ट अंतर करना आसान हो गया, है ना। अपनी आसानी के लिए हमने स्टार्ट किया था। आपने पाया होगा कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीति के विभिन्न पहलुओं की अपनी चर्चा में हम उस परिभाषा से काफ़ी आगे आ गए हैं। अब जब देखिए, हाँ, आगे आ गए हैं काफ़ी। चलिए बिंदुवार से अब देखते हैं क्या कौन कौन सी बातें हैं जो हमने नहीं जानी। पहला, हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि ये अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर के नहीं हैं। हमने कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना ही चाहिए, है ना। ये उम्मीद करते हैं उससे। अगला बिंदु, हमने सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना था और चर्चा की थी कि सरकारों और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है ना। समुदाय के हर वर्ग को ये मौका मिलना चाहिए कि वो शासन में आया, है ना, अपनी सत्ता में उनका हिस्सेदारी हो, है ना। कोई भी समुदाय का हो, किसी भी जाति के हो, है ना, धर्म के हो, तो उनके लोग आने चाहिए उसमें। चलिए अगला बिंदु, हमने यह भी देखा था कि लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता, है ना। और अल्पसंख्यक आवाज़ों का आदर करना लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, जो संख्या में कम है उनकी। अगला बिंदु, लोकतंत्र की हमारी चर्चा सरकार और उसके कामकाज से आगे तक गई। हमने यह चर्चा की कि भेदभाव को समाप्त करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण काम है ना। जो जाति के आधार पर, जैसे उदाहरण स्वरूप तो किसी समुदाय के साथ भी उस तरह की बात, तो ये भी काम है लोकतंत्र के, है ना, कि इसमें जो सरकार आती है इसका समाधान निकाले। चलिए अगला बिंदु, आखिर में हमने यह भी चर्चा चलाई कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमें कुछ न्यूनतम नतीजों की उम्मीद तो करनी चाहिए, है ना, कुछ मिनिमम चीज़ें। चलिए आगे, ऐसा करने में हम लोकतंत्र की उस परिभाषा के खिलाफ नहीं गए हैं जो पिछले वर्ष दी गई थी। छोटे परिभाषा से हमने स्टार्ट की थी, वो भी इसका हिस्सा है बिल्कुल। किसी भी देश को लोकतंत्र कहलाने के लिए जिन न्यूनतम चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे परिभाषित करके हमने शुरुआत की। इसके बाद हमने लोकतंत्र के लिए कुछ वांछित शर्तों की चर्चा की जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। फिर हमने लोकतंत्र की परिभाषा से आगे बढ़कर अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ब्यौरा दिया, है ना, और उस स्पष्ट और गहराई से हमने जाना और आपने उम्मीदें ध्यान दिया होगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है बिल्कुल रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियोस सारे आप जाके लेसन्स देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में मैंने कोशिश की है। और जो नहीं आता आप बिल्कुल अपने लेसन्स में जो है और उसमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो है आपके प्रश्न है, जिस तरह के भी हैं आप जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उस लेसन के नीचे कमेंट बॉक्सेस में लिखें ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छे लोकतंत्र में हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। किसी लोकतंत्र को अच्छा बताने के लिए उसमें किस विशेषता का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो उसमें क्या चीज़ निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, है ना, ये भी ज़रूरी है। क्या ना हो ये भी ज़रूरी है ना। ये फैसले आप कीजिए, है ना। देखिए ये लिखा है सीधा, ये फैसले आप कीजिए, इसका मतलब आप कीजिए, आपके लिए है ना ये। आपको अब आगे आपको फैसले लेने हम सारे बता देंगे तो ये ठीक बात नहीं कहलाएगी ना। तो चलिए पेज नंबर 112 पे अब हम आते हैं। इसमें देखते हैं अच्छे लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए यह रही आपके लिखने की जगह। तो आप अपने आपके लिए है, आपका नाम क्या है, अपना नाम लिखें कि अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा आपकी क्या है, अधिकतम 50 शब्दों में। देखिए काफ़ी अच्छी और आपके लिए एक्सरसाइज है, इसको ज़रूर करें। और जो आता है आप स्वतंत्र है बिल्कुल, कोई आपको जज करने नहीं जा रहा, कोई एग्ज़ाम में चेक करके आपको नंबर नहीं मिल रहे हैं, ध्यान रखें। अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज को ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं। एक और विशेषताएं सिर्फ बिंदुवार लिखें, है ना, बिंदु तरीके से, है ना, 1 2 3 जैसे लिखा हुआ है क्रमांक से वैसे सिर्फ बिंदुवार लिखें। जितने बिंदु आप बताना चाहें उतने बता सकते हैं, इसे कम से कम बिंदुओं में निपटाने का प्रयास करें, है ना। 7 दिए हैं वैसे, तो आप कोशिश करें इसको। विशेषताएं जो आपकी ओर से लग रही हैं वो ज़रूर बताएं, या है ना पढ़ के आप अपनी समझ दोबारा बना सकते हैं जो वीडियोस को देखकर भी। आगे नीचे देखें, आपको यह अभ्यास कैसा लगा, क्या आपको इसमें आनंद आया, क्या यह बहुत मुश्किल था, क्या कुछ परेशानियां हुई, क्या डर भी लगा, क्या आपको लगता है कि इस पाठ्य पुस्तक ने इस महत्वपूर्ण अभ्यास में आपकी मदद नहीं की, क्या आपको डर है कि आपकी परिभाषा गलत
भी हो सकती है। तो लोकतंत्र के बारे में आपकी पढ़ाई का यह रहा आखिरी सबक। अच्छे लोकतंत्र की कोई बनी बनाई परिभाषा नहीं है, देखिए, है ना, अपने आप में कोई अच्छा लोकतंत्र क्या है इसकी परिभाषा नहीं है जो आइडियल कह दें। अच्छा लोकतंत्र वही है जैसा उसे हम सोचते हैं और जिसे बनाने की आकांक्षा रखते हैं। तो अच्छे की परिभाषा आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कैसा सोचते हैं। और अच्छा, है ना, आपकी अपनी अपनी इंडिविजुअल हो सकती है। यह बात कुछ अजीब लग सकती है, फिर भी इस बात पर गौर करें, क्या यही लोकतंत्र है कि कोई डंडे के जोर पर बताए कि अच्छा लोकतंत्र क्या है? तो देखिए, है ना, उम्मीद आप समझ गए होंगे इसके कहने का ढंग क्या है। कोई आपको सिखाया कोई डंडा मार के कि लोकतंत्र क्या है ना। एक तरीका यूज़ किया है मेटाफर जिन्हें बोलते हैं, रूपक के हिसाब से बताया गया है कि कोई और आपको ना समझाए आगे और आपकी अपनी समझ भी है। आपने इस पूरा देखिए 9वीं 10वीं आपने पढ़ी पदार्थ विज्ञान की पुस्तक, आपके समाज में बहुत कुछ हो रहा है। देखिए चीज़ें सिर्फ अलग नहीं है ना, सिर्फ किताब के अंदर ऐसे ना। मैं बार बार आखिर जाते वक्त बोलूँगा कि आप उसको कनेक्ट करना सीखें, जोड़ना सीखें। पढ़ी हुई चीज़ को अपने समाज और आसपास, अपनी कक्षा, अपने मोहल्ले, दुकान, समाज के कई भी हिस्से, मेले, स्कूल, कहीं भी आप जा रहे हैं, आप उससे जोड़ के देखें। चीज़ें घट रही हैं और ऐसे ही नहीं घट रही हैं। चुनाव के मेले हर साल आते हैं हमारे यहाँ, तो आप उसको कनेक्ट करें अच्छे से और उस पर सोच बने और समझें और आपस में बात भी करें। सीखना कभी ना छोड़ें। तो इस प्रकार हम चलते हैं और आप अच्छे से पढ़ें, समय का अच्छा उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्ते।